10वीं कक्षा अध्याय 2 बहुपद। कक्षा 9th में हमने एक चर वाले बहुपद एवं उनकी घातों के बारे में अध्ययन किया है। याद कीजिए कि चर अगर x हो और तो उसकी x की उच्चतम घात जो होगी वह बहुपद के घात कहलाती है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे बहुपद की घात। बहुपद की घात, घात कहते हैं डिग्री को, DEGREE, डिग्री। मान लेते हैं कि एक बहुपद 4x + 2 है जिसमें चर x है, तो चर x की घात क्या होगा? तो चर x पर पावर 1 है, यही बहुपद की घात हो गया। तो इसका घात होगा 1, घात होगा 1। 2y² - 3y + 4 में y की घात बताना है। तो y की घात देखिए, यहाँ y का घात 1 है, यहाँ पे 2 है। सबसे बड़ी जो घात होता है वही बहुपद का घात कहलाता है। सबसे बड़ा घात है 2, तो ये बहुपद का घात यहाँ 2 हो गया। इसी तरह से अगर 5x³ - 4x² + x - √2 अगर कोई बहुपद है तो इसका घात क्या होगा? इसका घात होगा सबसे बड़ा पावर, सबसे बड़ा पावर है 3, तो घात बड़ा हो गया 3। अगला बहुपद है 7u6 - 3y2u4 + 4u² + u - 8। इसमें बहुपद का घात कितना होगा? तो बहुपद का घात होगा 6, सबसे बड़ा पावर है 6। ये हो गया बहुपद के घात। कि किसी भी बहुपद के सबसे बड़ा जो घात होता है वही उस बहुपद का घात कहलाता है। किसी भी बहुपद के सबसे बड़ा जो घात होता है वही बहुपद का घात कहलाता है। ये समझते हैं। जिस बहुपद का घात 1 होता है उसे कहते हैं रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद में घात 1 होता है। जैसे 2x - 3 है, तो इसमें घात कितना है? घात है 1, यहाँ कुछ नहीं पावर, इसका मतलब घात 1 है। इसी तरह से 2x + 5 ले लेते हैं, एक अगला उदाहरण। इसमें भी घात इसका होगा, यहाँ पावर कुछ नहीं है, मतलब घात 1 होगा। तो वैसे बहुपद जिसका घात 1 हो रैखिक बहुपद कहलाता है। द्विघात बहुपद। वैसे बहुपद जिसका घात 2 हो द्विघात बहुपद कहलाता है। जैसे y² - 2, यहाँ देखिए घात 2 है ना, घात इसका 2 है, तो द्विघात बहुपद कहलाएगा। इसी तरह से अगला उदाहरण है 2x + 5 - x²। देखिए यहाँ पर घात कितना है? घात यहाँ पर 2 है, 2 है, तो ये द्विघात बहुपद कहलाएगा। तो वैसे बहुपद जिसके 2 घात है द्विघात बहुपद कहलाता है। अब है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद। वैसे बहुपद जिसके घात 3 हो त्रिघात बहुपद कहलाते हैं। जैसे कि 2 - x³ ले लेते हैं, यहाँ पे घात कितना है? 3, ये त्रिघात बहुपद है। और भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि 3 - x² + x³, इसका घात है 3, यहाँ है ना 3, ये त्रिघात बहुपद कहलाएगा। हम लोग जाना कि बहुपद जिस बहुपद का घात 1 होता है वह रैखिक बहुपद कहलाता है या एक घात वाले बहुपद कहलाता है। जिस बहुपद का घात 2 होता है
उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद का घात 3 होता है उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। अब यहाँ देखिए द्विघात बहुपद का ग्राफ बनाया गया है। यह देखिए द्विघात बहुपद का ग्राफ यू की आकृति लिए होता है। देखिए ऊपर से आया नीचे, नीचे से फिर चला गया ऊपर, ये यू की आकृति है। यहाँ भी देखिए इसमें भी द्विघात बहुपद है, ये यू की आकृति का है या ये यू की आकृति का है। दो घात वाले बहुपद का जो है ग्राफ इसी तरह से बनता है। दो घात वाले बहुपद का ग्राफ इसी तरह से बनता है। अब इसमें अगर कहे कि शून्यकों की संख्या कितनी है तो ये जान लेते हैं। देखिए द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या जानना बड़ा आसान है। यहाँ देखिए ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। तो वाई अक्ष पर कहाँ कट रहा है उससे मतलब नहीं है, हमें मतलब है एक्स अक्ष पे कहाँ कट रहा है। तो एक्स अक्ष पे यहाँ पे एक यहाँ पे कट रहा है और एक यहाँ पे कट रहा है। देखिए ये दो जगह कट रहा है, यानी कि द्विघात बहुपद का यहाँ दो आंसर हुआ। एक आंसर हो गया, कितना है ये -1, ये -1 है, आंसर आया -1। और एक आंसर आया 4, 3 के बाद यहाँ 4 है फिर 5 है, तो यहाँ 4 हुआ। x का मान -1 और 4 हुआ, ये दो आंसर आया। माने इसको कहेंगे, इस ग्राफ को देख कर ये हम समझते हैं कि इस दिए गए बहुपद में शून्यकों की संख्या 2 है, 1 और 1 2। इसी तरह से इस ग्राफ में भी देखिए बहुपद में ये जिस बहुपद का ये ग्राफ बना है उसके शून्यकों की संख्या यहाँ पे 2 है, 1 और 1 2। यहाँ भी वही बात है, 1 और 1 2। यहाँ वाला नहीं गिनेंगे, सिर्फ x के अक्ष पर देखेंगे तो 1 और 1 2 है। इसी तरह से आगे भी ग्राफ दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बिंदु A पर ही सिर्फ स्पर्श करता है। इसका मतलब हो गया कि इस बहुपद के, ये भी द्विघात बहुपद ही है लेकिन इसके शून्यकों की संख्या एक ही होगा, एक ही होगा, अल्फा और बीटा के मान समान होगा 1। यहाँ भी वही बात है, यहाँ भी बिंदु A पर है, यहाँ बिंदु A पर मिल रहा है, तो यहाँ भी शून्यकों की संख्या 1 होगा। समझ गए? अब आगे देखते हैं, अब इस पर विचार करते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं कि ये जो बहुपद का ग्राफ बना हुआ है वो एक्स अक्ष से बिल्कुल ऊपर है, एक्स अक्ष को स्पर्श नहीं कर रहा है, कहीं पर भी स्पर्श नहीं कर रहा है। इसका मतलब हो गया इस बहुपद का शून्यक 1 भी नहीं है। इसे यही स्पष्ट हो रहा है कि इस बहुपद का शून्यक 1 भी नहीं है, माने शून्य, कुछ भी नहीं। यहाँ भी वही बात है, बहुपद के शून्यकों की संख्या 0 है, 1 भी नहीं है, क्योंकि एक्स अक्ष को कहीं पे भी स्पर्श नहीं कर रहा है, न काट रहा है। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ पर ये द्विघात बहुपद का ग्राफ है या त्रिघात बहुपद का ग्राफ है, ये समझते हैं। द्विघात बहुपद में क्या देखे थे कि ऐसे करके यू आकृति का था, या ऐसे करके यू आकृति का था, लेकिन यहाँ पे 3 बार घुमा हुआ, 1 2 3, 3 बार घुमा हुआ है। इसका मतलब ये 1 2 3 त्रिघात बहुपद होगा। त्रिघात बहुपद का ये ग्राफ है, ये त्रिघात बहुपद का ग्राफ है। इसके शून्यकों की संख्या अगर कोई पूछे कि कितना होगा तो कहेंगे इसके शून्यकों की संख्या हुआ 1 2 3। यानी इस त्रिघात बहुपद से बने ग्राफ में शून्यकों की संख्या 3 है। अगला उदाहरण देखते हैं, ये भी त्रिघात बहुपद का ही ये ग्राफ बना हुआ है। कैसे? देखिए 1 2 और 3, इस तरह से 1 2 3 त्रिघात बहुपद है। त्रिघात बहुपद में इसमें शून्यकों की संख्या अगर पूछे तो 2 होगा, एक यहाँ पे मिल रहा है और एक यहाँ पे मिल रहा है, तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या हो गया 2। इसमें शून्यकों की संख्या कितना होगा? यहाँ भी 2 होगा। क्यों? एक यहाँ पे मिल रहा है और एक यहाँ पे मिल रहा है, एक अक्ष पर एक यहाँ और एक यहाँ मिल रहा है, तो ये शून्यकों की संख्या 2 हो गया। अब आप अच्छी तरह जान गए कि ग्राफ में शून्यकों की संख्या बताना है कि कितनी शून्यक है,
वो कैसे बताएंगे ये आप अच्छी तरह से समझ गए। यहाँ देखिए ग्राफ में, यहाँ एक्स अक्ष पर एक जगह पर मिल रहा है, यानी कि शून्यकों की संख्या एक हो गया। यहाँ पे देखिए एक और एक दो जगह पर मिल रहा है, तो शून्यकों की संख्या यहाँ दो हुआ। अच्छा ये बताइए कौन सा है, द्विघात बहुपद का ये ग्राफ है या त्रिघात का? त्रिघात का, हाँ, एक दो तीन त्रिघात का है, इस टाइप का रहेगा तो त्रिघात का होगा। और द्विघात का यू यू होता है, एक एक दो, इस तरह से दो रास्ता बना हुआ है। तो एक अक्ष पर यहाँ दो जगह कट रहा है, तो इसका शून्यकों की संख्या हुआ दो। इसमें देखिए शून्यकों की संख्या हो गया एक दो तीन, और ये त्रिघात बहुपद का ग्राफ है, एक दो तीन, ये त्रिघात बहुपद का ग्राफ हुआ, और जिसके शून्यकों की संख्या हुआ एक दो तीन। यहाँ सीधा रेखा खींचा हुआ है, सीधा रेखा रहे तो समझे एक घात का, माने रैखिक समीकरण का ये ग्राफ है, रैखिक समीकरण का। तो ये देखिए एक्स अक्ष के कितने बिंदु पर काट रहा है, तो एक बिंदु पर काट रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि बहुपद का शून्यक एक है। यहाँ पे देखिए यू आकृति का है, यानी कि द्विघात बहुपद का ये ग्राफ बना हुआ है, सो द्विघात बहुपद का है, और एक बिंदु पर मिल रहा है, एक्स अक्ष के एक बिंदु पर मिल रहा है, तो इससे पता चल रहा है कि इसके शून्यकों की संख्या एक है। इस ग्राफ में देखिए अब कितने घात का है, अंदाजा लगाइए तो। हाँ, ये है एक दो तीन चार, ये चार घात वाला है, तो चार घात को क्या बोलते हैं, चतुर्घात। तो चार घात वाला बहुपद ये है, और इसके शून्यकों की संख्या कितना है, गिनिए तो, एक दो तीन चार, माने चार घात वाले बहुपद है, और इसके शून्यकों की संख्या है एक दो तीन चार, शून्यकों की संख्या चार हुआ। प्रश्नावली 2.1, प्रश्न संख्या 1, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अभी हम लोग उदाहरण में जो भी बात पढ़े हैं उसी के आधार पर इसमें जवाब देना है। अब यहाँ देखिए शून्यकों की संख्या हमें बताना है, तो यहाँ तो एक्स अक्ष के किसी भी बिंदु पर ये नहीं काट रहा है, नहीं मिल रहा है, तो इसके शून्यकों की संख्या कितना होगा, शून्य, माने जीरो। तो सवाल संख्या एक में लिखेंगे शून्यकों की संख्या जीरो। इस आकृति में देखिए एक्स अक्ष के एक बिंदु पर मिल रहा है, तो यहाँ शून्यकों की संख्या हो जाएगा एक, तो लिखेंगे शून्यकों की संख्या बराबर एक। यहाँ पे कितने बिंदु पर मिल रहा है एक्स अक्ष के, एक दो तीन, तीन बिंदु पर मिल रहा है, तो शून्यकों की संख्या हो गया तीन। चौथा सवाल में है, देखिए ये दो बिंदु पर मिल रहा है, एक और एक दो बिंदु पर मिल रहा है, तो शून्यकों की संख्या दो हो गया। इसी तरह से पांचवा सवाल में देखिए ये कितने बिंदु पर, एक अक्ष के कितने बिंदु पर मिल रहा है, एक दो तीन और चार, चार बिंदु पर मिल रहा है, यानी शून्यकों की संख्या हो गया चार। अब छठा सवाल में देखिए ये एक्स अक्ष के कितने बिंदु पर मिल रहा है, एक दो तीन, तीन बिंदु पर मिल रहा है, यानी शून्यकों की संख्या तीन हुआ। अब हमें समझना है किसी बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों में क्या संबंध है। अब हमें ये पढ़ना है। मान लीजिए एक बहुपद px बराबर है 2x² माइनस 8x प्लस 6। इस बहुपद का शून्यक निकालना हमें होगा, तो हम शून्यक कैसे निकालेंगे, शून्यक का क्या मतलब होता है पहले ये समझ लेते हैं, फिर हम लोग शून्यक निकालना सीखेंगे। शून्यक का मतलब होता है कि x का ऐसा मान जो इसमें रख दें तो इसका आंसर जो होगा वो शून्य आ जाए, जीरो आ जाए। मतलब x का ऐसा मान जो उसमें रख दें तो
जीरो ला दे वह मान उस बहुपद का शून्य कहलाता है। अब शून्य का निकाला कैसे जाता है, पहले हम ये समझ लेते हैं। देखिए ये बहुपद पी एक्स है, जो है 2x² माइनस 8x प्लस 6। इसको हम फर्स्ट इंटू लास्ट विधि से हल कर लेते हैं। पहले हल करते हैं, गुणनखंडन निकालते हैं। तो पहले इसका हम गुणनखंडन निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, फर्स्ट इंटू लास्ट विधि में होता है कि किनारे किनारे वाले का पहला और आखिरी वाले का मल्टीप्लाई कीजिए। तो पहला है 2x² और आखिरी है 6, दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूना 12 होगा। 6 दूना 12 होगा, 12x² होगा। अब करना क्या है कि बीच वाला जो है 8x माइनस 8x, इसे दो भागों में बांटना है। और दो भागों में इस हिसाब से बांटना है कि अगर दोनों भाग को मल्टीप्लाई करें तो 12x² ही आए, 12x² ही आए। तो चलिए करके देखते हैं। ये तो जैसा है वैसा लिखते हैं, 2x² माइनस, और ब्रैकेट में ई लिखेंगे, जो तोड़ेंगे उसको ब्रैकेट में लिखेंगे। बाहर x है और 6 है। तो देखिए 2 और 6 का मल्टीप्लाई किया तो 12, यानी कि 8 को तोड़ेंगे तो हमें 12 आना चाहिए। तो ऐसा करते हैं कि 4 तिया 12 होता है, 4 तिया 12 होता है, लेकिन 4 और 3 7 होता है, 8 तो पुरता नहीं है, मतलब ये काम नहीं करेगा। एक आता है 6 दूना 12, 6 और 2 में अगर इसको तोड़ेंगे, 6 और 2 में तोड़ेंगे तो 6 दूना 12 भी हो जाता है और 6 2 8 भी हो जाता है। ये फर्स्ट इंटू लास्ट का तरीका है। ये फर्स्ट इंटू लास्ट विधि से किसी भी बहुपद का गुणनखंडन निकालना है, मध्यम पद को दो भागों में बांट करके। तो इस तरीके से बनाएंगे। पहले प्रथम पद को और आखिरी पद को गुना कर लेते हैं, तो 2 और 6 को गुना करेंगे तो 12 होगा। अब बीच वाले को ऐसे तोड़ते हैं कि तोड़ने के बाद दोनों को गुना करें तो उतना ही आए जितना हम लोग जो है साइड साइड के गुना करके प्राप्त किए हैं। तो साइड साइड के गुना करके कितना प्राप्त किए हैं, 12। तो इसको देखो 8 के दो भाग में तोड़ दिए। 8 तो हम 4 और 4 में भी तोड़ सकते हैं, 2 और 6 में भी तोड़ सकते हैं, 5 और 3 में भी तोड़ सकते हैं, 9 घटाओ 1 करके भी तोड़ सकते हैं, 12 घटाओ 4 करके भी तोड़ सकते हैं। लेकिन वैसे तोड़े हुए वैसे अंक जिनको अगर आप गुना कर दो तो साइड साइड के गुना करके जितना आया है उतना ही के बराबर पुर जाए, तो समझिए कि यही है जो हमें लिखना है और इसी पार्ट में हमें बांटना है। तो चलिए 6 और 2 का गुना करते हैं तो 12 आता है, और 6 दूना 12 आता है, यानी कि प्रूव हो गया, पुर गया। अब 6 और 2 दोनों को जोड़ते हैं तो 8 आता है, माने ये भी सही है, यानी हमारा हिसाब सही है। अब ब्रैकेट को तोड़ते हैं, यहाँ लिखेंगे 2x² माइनस, ये बाहर माइनस है, चिन्ह बदल जाएगा, सब प्लस से माइनस हो जाएगा। तो माइनस 6 और x का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x होगा। इसी तरह से प्लस और माइनस माइनस हो गया, 2 और x का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x होगा। अब प्लस 6 फर्स्ट इंटू लास्ट करने का, फर्स्ट इंटू लास्ट विधि से गुणनखंडन निकालने का ये तरीका है कि पहले प्रथम पद और आखिरी पद का गुना कीजिए, और गुना करके जितना आता है मध्यम पद को दो भागों में इस हिसाब से बांटना है कि वो दोनों भाग के गुना करने पर उतना ही आए जितना प्रथम और आखिरी पद के गुना करने पर आया है। और जोड़ घटाव जो भी करना हो करने पर फिर जस के तस आ जाए, यही बस नियम है। तो 8 के दो पार्ट में तोड़े हैं, 2 और 6 में, 6 और 2 में, 6 और 2 में तोड़े हैं, 6 दूना 12 भी आ जाता है, तो ये सही हुआ। अब हमें 3 पद के बदले 4 पद हो गया, 1 2 3 4, 2 पद एक जगह करेंगे, 2 पद एक जगह करेंगे। अब इसको चलिए इसका जो है कॉमन लेते हैं। अब कॉमन लेते हैं तो कितना कॉमन ले सकते हैं, 2 इसमें भी है, 2 तिया 6, 2 इसमें भी है, x इसमें भी है, x इसमें भी है, यानी कि 2x हम कॉमन ले सकते हैं। तो 2x कॉमन लेते हैं। तो 2x कॉमन लेने के बाद क्या बचा, 2 से 2 कट गया, x कट गया, x बचा जो लिख दिए। अब माइनस x कट गया, 2 से 6 में भाग करेंगे तो 3 मरतबा, माने x माइनस 3 हो गया। अब यहाँ पे माइनस है, ये 2 इसमें भी है और 2 तिया 6, 2 इसमें भी है, माने 2 को कॉमन लेते हैं। 2 को कॉमन लेने के बाद 2 से 2 कट गया, अब बचा x, तो जो लिख दिए x। अब चूंकि बाहर माइनस का चिन्ह लेंगे ना, बाहर माइनस कॉमन लेंगे अगर,
तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है, ब्रैकेट के अंदर का चिन्ह बदल जाता है, तो प्लस हो जाएगा माइनस। फिर देखिए कुछ तोड़ने के बाद तोड़ेंगे तो माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा। अच्छा, 2 से 3 में भाग करेंगे, 2 से 6 में भाग करेंगे तो 3 मरतबा कटेगा। यानी इस प्रकार हम देख रहे हैं कि गुणनखंडन में हम देख रहे हैं कि हमें x-3 आ गया है, जो बिल्कुल सत्य है। अगर दोनों बराबर आता है तो समझिए कि हमारा हिसाब सही हो रहा है, अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो कहीं ना कहीं गलती है, याद रखिएगा। अब x-3 आया दोनों में, इसको कॉमन ले लेते हैं, x-3 को कॉमन ले लेते हैं। अब इधर बच गया 2x-2। तो इस तरह से हम लोग गुणनखंडन कर लिए। हमें क्या निकालना है? हमें तो बहुपद का शून्यक निकालना है। चलिए शून्यक निकालते हैं। अब बताइए, दिमाग लगाइए कि इस बहुपद को जीरो बनाने के लिए अब क्या करना होगा। इसमें अगर इसका मान जीरो आ जाए, x-3 के मान अगर जीरो आ जाए तो क्या होगा, 0 गुना 2x-2, मैंने दोनों के गुना करेंगे तो जीरो बन जाएगा। जीरो से किसी भी संख्या में गुना करते हैं तो परिणाम क्या आता है, गुणनफल क्या आता है, जीरो आता है। यानी कि अगर ये जीरो हो जाता है तो दोनों के गुना करने पर जीरो बन जाएगा, चाहे इसको जीरो जीरो कर देते हैं तब भी जीरो आ जाएगा। तो बहुपद ये जो है दिया हुआ, वो शून्य कब होगा, जब x-3 जीरो हो जाए, चाहे 2x-2 जीरो हो जाए। तो लिखते हैं बहुपद px बराबर जीरो होगा यदि x-3 बराबर जीरो, अथवा ये क्या है 2x-2 है ना, 2x-2 हो जाए जीरो। दोनों में से कोई भी जीरो होगा तो बहुपद का मान जीरो आ जाएगा। तो या x, अब -3 को इस तरफ ले आता +3 हो गया, अथवा में चलिए अब ये 2x है, अब -2 के ऊपर ले जाइए तो +2 हो जाएगा, या x बराबर हो जाएगा 2i/2। 2 से 2 कट गया, एक मरतबा हो गया, इसलिए x का मान हो गया 3, या फिर एक मरतबा कटा तो 1 लिख दिए, 3 या फिर 1। हम लोग बहुपद के शून्यक निकाल लिए, 3 और 1। अब ये बहुपद का यही x का मान है दोनों, जो उस समीकरण में बैठा दे तो जीरो आ जाएगा। अब आता है कि नहीं आता है, चलिए जांचते हैं। x का मान 3 है और 1 है, तो बारी बारी से x का मान इसमें बैठाते हैं। यहाँ पे x के मान बारी बारी से बैठाते हैं, देखते हैं। तो p के मान पहले बैठाते हैं। p के मान कितना आया है, 3 और 1 आया है, 3 और 1। तो यहाँ पे 3 बैठाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 2 है, x के जगह पर 3 बैठ गया, स्क्वायर 8 है, x के जगह पर 3 बैठ गया, +6, यानी कि 2 गुना 3 तिया 9 और -8×3 24 जोड़ 6, 9 दूना 18 घटाओ 24 जोड़ 6, 18 और 6 24 और 24 घटाई वाला 24 माने जीरो। देखिए जीरो ला दिया, आगे ना जीरो। अब x का एक और मान हम लोग निकाले हैं जो है 1, तो फिर समीकरण में बैठाते हैं। अब p x के जगह पर 1 बैठाएंगे तो हमारा समीकरण क्या है, समीकरण है 2x² - 8x + 6, माने 2 लिख दिए, x के जगह पर बैठाते हैं x के मान जो 1 है, तो x के मान 1 बैठाते हैं, स्क्वायर अब -8x था ना, तो 8 × x का मान 1 और +6 तो 6। अब 2 × 1 के स्क्वायर 1 होगा, -8 और 1 के मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 ही होगा, +6, यानी 2 1 जा 2 -8 +6, यानी 2 और 6 8 घटाओ 8 बराबर 0। देखिए जीरो आ गया। तो हम समझ गए ना कि बहुपद का शून्यक क्या होता है। तो यही शून्यक होता है, और शून्यक निकालने का तरीका हम लोग समझ गए कि बहुपद का शून्यक वैसे मान को कहते हैं जो उसमें बैठा दें तो उसका मान को जीरो ला दे, x का शून्यक कहलाएगा। जैसे कि 3 और 1 ये दोनों मान बैठाने पर बहुपद का मान जीरो हो जाता है, इसलिए यह शून्यक कहलाएगा। शून्यक या मूल कहिए, बहुपद का मूल 3 और 1 हुआ या शून्यक 3 और 1 हुआ। हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। अब इस बात को समझते हैं अच्छी तरह से। बहुपद के शून्यांक में क्या है और गुणांक में क्या संबंध है ये बताते हैं। चूंकि
शून्यांकों का योग बराबर, निकालिए। तो शून्यांक कितना है, 3 और 1 है। याद रखिएगा शून्यांक अगर 2 है, यहाँ 2 है ना, तो इसको अल्फा बोलेंगे और इसको बीटा बोलेंगे। तो शून्यांकों का योग ऐसे ना लिख के अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा दोनों शून्यांकों का योग हुआ, यानी 3 + 1 हुआ। अच्छा, एवं शून्यांकों का योग निकालनी है, 3 + 1 यानी कि 4। अब लिखते हैं शून्यांकों और गुणांकों के बीच, शून्यांक और गुणांक। तो गुणांक देखिए, x² का गुणांक, x² का गुणांक है 2, x का गुणांक है -8, और ये तो अचर पद है। x² का गुणांक कोई पूछेगा तो x² छोड़ के जो भी अंक होता है, जो भी हो वह गुणांक कहलाएगा। इसी तरह से कोई x का गुणांक पूछे तो समझ जाइए कि x छोड़ के जो भी अंक होगा वो उसका गुणांक होगा, -8, और ये तो अचर पद है ही। तो हमको कह रहा है कि शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता, संबंध बताना है कि क्या होता है। तो चलिए, ये 4 लाने के लिए हम ऐसा करते हैं कि -b/a लिखते हैं। अब ये -b/a क्या है, ऐसे समझते हैं, -x का गुणांक, ऐसे लिखते हैं, -x का गुणांक अब बटा x² का गुणांक, x का गुणांक, x² गुणांक। अब -x का गुणांक, -x का गुणांक क्या है, देखिए यहाँ पे ये जो है ना, इसको कहेंगे a, इसको a बोलेंगे, इसको b बोलेंगे, इसको c बोलेंगे। याद रखिएगा x² का गुणांक a हो गया, और x का गुणांक b हो गया, और अचर पद c हो गया। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि हम इसको ऐसे इस शब्दों में हो गया, तो इसको अक्षर में ऐसे लिखेंगे। x का गुणांक, यहाँ देखिए ना x का गुणांक क्या लिखा हुआ है, x का गुणांक -8 है, मतलब क्या बोले हैं इसको, a b c, यानी कि b हो गया। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं b, यानी माइनस है तो माइनस, x का गुणांक b है तो b लिख दिए। और वैसा ही x² गुणांक हम क्या माने थे, देखिए यहाँ पर तो 2 है, लेकिन हम बोले थे a b c, माने x² का गुणांक a b, ऐसे ax² + bx + c। अब देखिए यहाँ पे x का गुणांक a हो गया, और x का गुणांक b हो गया, और अचर पद c हो गया। बस यही बात हम इसमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, तो ये क्या हो गया, फिर लिखा हुआ है यहाँ पे एक -x का गुणांक बटा x² का गुणांक। तो x² का गुणांक देखिए क्या होता है, x² का गुणांक 2 है, लेकिन यहाँ पे x² गुणांक a है, माने a कहेंगे, तो यहाँ पे a लिख देते हैं, a हो गया। अब या तो आप ये लिखिए या ये लिखिए, दोनों में से कोई एक लिखिए, बात एक ही हुआ। अब यहाँ पे x का गुणांक कितना है, देखते हैं, x का गुणांक है -8, तो लिखेंगे -b है, और -8 लिखेंगे ब्रैकेट में, क्यों, ये बाहर माइनस भी है, ये तो फार्मूला में ही माइनस लिखे हैं, और वो उसका अपना -8 है, -8 इसका अपना है, तो वो ब्रैकेट में लिख दिए। a मतलब x² का गुणांक जो है 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस 8 बटा 2, 2 चौके 8, 4। अब देखिए जरा गौर से, हम निकाले हैं शून्यांकों का योगफल 4, और यहाँ पर देख रहे हैं कि -x का गुणांक बटा x² का गुणांक 4, माने 4 4 दोनों का आंसर सेम आया। इसका क्या मतलब हुआ कि शून्यांकों का योग बराबर होता है -x का गुणांक बटा x का गुणांक, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। ये संबंध हो गया, और इसी को हमें ज्ञात करना था, लिख सकते हैं। इसलिए शून्यांकों का योग बराबर -x का गुणांक बटा x² का गुणांक। शून्यांकों का योग बराबर -x का गुणांक बटा x² का गुणांक, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये शून्यांकों का योग और
एक्स स्क्वायर का एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर गुणांक के बीच के संबंध बताए हैं। एक और है शून्यांकों का गुणनफल। अब शून्यांक है 3 और 1 है तो इसका गुणनफल निकालते हैं। शून्यांकों का गुणनफल, तो शून्यांक कितना था 3 और 1 था, तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 3 गुना 1 बराबर 3, 3 गुना 1 बराबर 3। शून्यांकों का गुणनफल होता है सी बटा ए, यानी कि अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसको अचर पद को सी बोल सकते हैं, एक्स स्क्वायर के गुणांक को ए बोल सकते हैं। देखिए यहाँ ए बी सी अचर पद है सी, और एक्स स्क्वायर का गुणांक है 2, ए जो है 2, तो क्या लिखेंगे 6 बटा 2, 6 बटा 2, 2 से 6 काट देते हैं 3 मरतबा 3। देखिए 3 3 बराबर हो गया, तो 3 3 बराबर का मतलब है कि शून्यांकों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद बटे एक्स का गुणांक। लिखते हैं इसलिए शून्यांकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, शून्यांकों का गुणनफल की जगह पर लिख देते हैं अल्फा इंटू बीटा। हाँ, शून्यांकों गुणनफल अल्फा इंटू बीटा भी कहते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद बटे एक्स स्क्वायर गुणांक यानी कि सी बाई ए। तो इस तरह से हम लोग दो फार्मूला जो है वह इसके माध्यम से समझ गए। पहला फार्मूला है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, ये लिखा हुआ है। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, यानी कि शून्यांकों का योग बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। और दूसरा फार्मूला जो है हम लोग जाने कि शून्यांकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे एक्स स्क्वायर, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। ये हो गया। तो हम समझ गए कि बहुपद के शून्यांक और गुणांकों के बीच में क्या संबंध है, वो जाने हैं हम लोग। इसी आधार पर आप उदाहरण 2 आसानी से आप बना सकते हैं। लिखा हुआ है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अभी अभी हम लोग समझे हैं, बिल्कुल इसी आधार पर हमें ये बनाना है। पहले फर्स्ट इनटू लास्ट विधि से दिए गए बहुपद का गुणनखंडन निकालेंगे, इसका गुणनखंड निकाल के इसका शून्यक निकाल लेंगे, और फिर जांच तो जान भी करते हैं कि शून्यकों का योगफल माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, वो जान लेंगे। और दूसरा कि शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, अथवा कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, और दूसरा अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। इसे साबित कर लेंगे आसानी से। ऐसा ही देखिए उदाहरण 3 है। उदाहरण 3 है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। और इसी तरह के जो भी सवाल इस चैप्टर में है आपको बनाना है। अगले वीडियो में हम लोग उदाहरण 2, उदाहरण 3 सबको बारी बारी से समझ समझ के बनाना सीखेंगे। पहले आप बना लीजिए।